लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में 1 साल से भी कम का समय बचा है। देश के दो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को शहमात देने के लिए तैयारी में लगे हैं। कांग्रेस पेंशन स्कीम लेकर आई है तो भाजपा ने विकास के साथ हिंदुत्व को जोड़कर कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने की रणनीति बना ली है। क्या है आने वाले चुनावी साल में कांग्रेस की रणनीति, बताते हैं आपको। विधि आयोग की रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है और उसके बाद से ही भाजपा इससे मुद्दा बना रही है। उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में इस मसले पर पहले ही पैनल बना चुकी भाजपा चाहती है कि इस पर देश में चर्चा हो। फिलहाल इस मसले पर लोगों से राय मांगी गई है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और उससे ठीक पहले इस मसले पर चर्चा गर्म करने से राजनीतिक निहितार्थ भी निकलते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि भाजपा विकास के अपने नैरेटिव के साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मजबूती से जोड़ देना चाहती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने हिमाचल जैसे राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे पर जीत हासिल की और फिर कर्नाटक में करप्शन को मुद्दा बनाकर विजय पाली। यही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए इस मसले को उठाने जा रही है। माना जा रहा है कि इसके काट के लिए ही भाजपा ने समान नागरिक संहिता की चर्चा तेज कर दी है। इसके अलावा भाजपा अपने स्कोर मुद्दे को लागू करने के प्लान से पहले जमीन भापना चाहती है। भाजपा समान नागरिक संहिता के जरिए वोटों का जुगाड़ करना चाहती है। इसके अलावा अपने वैचारिक आधार को भी मजबूत बनाने की कोशिश है। विधि आयोग ने बीते सप्ताह ही सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से इस बारे में राय मांगी थी। भाजपा भी अपने इकोसिस्टम के जरिए इस पर चर्चा शुरू कर चुकी है। भाजपा और मोदी सरकार के पास 2024 के चुनाव से पहले आखिरी मौका संसद का शीत सत्र होगा। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर विधेयक पेश हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि इस दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। तीनों ही राज्यों में अच्छी खासी आदिवासी आबादी है। ये समुदाय समान नागरिक संहिता को अपनी परंपरा और रिवाजों के खिलाफ मान सकता है। देश की संस्कृति और सनातन को घर घर तक पहुंचाने वाले गीता प्रेस को गांधी शांति पीस प्राइज देने का ऐलान देश की मोदी सरकार ने किया। लेकिन जैसे ही इस पुरस्कार का ऐलान देश की सरकार ने किया तो वैसे ही कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का राजनीतिक खेल शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस के विरोध से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस सिर्फ इस देश में तुष्टीकरण का भी पर्याय बन गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में वाक युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है। इस मामले पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत की गौरवशाली प्राचीन सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को अगर आज सुलभता से पढ़ा जा सकता है तो इसमें गीता प्रेस का अतुलनीय योगदान है। शाह ने आगे कहा कि 100 सालों से ज्यादा समय से गीता प्रेस रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भगवत गीता जैसे कई पवित्र ग्रंथों को निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर चुकी है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिलना उनकी ओर से किए जा रहे इन भागीरथ कार्यों का सम्मान है। कांग्रेस ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने की आलोचना की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया जा रहा है, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने 2015 में इस संस्थान की बहुत अच्छी जीवनी लिखी है। इसमें उन्होंने इस संस्थान के महात्मा के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा भी किया है। इस मामले पर बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जीत के साथ कांग्रेस ने अब खुले तौर पर भारत के सभ्यतागत मूल्यों और साथ ही विरासत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है, चाहे वो धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने हो या फिर गीता प्रेस की आलोचना हो। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की बड़ी भूमिका है। गीता प्रेस की शुरुआत साल 1923 में हुई थी और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसमें 14 भाषाओं में से 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसमें श्रीमद् भगवत त्रिसृता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगाती आई हैं कि केंद्र सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती, जिसकी वजह से विपक्ष हार जाता है। लेकिन आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि चोरी और सीना जोरी। बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दीदी के तथाकथित सुशासन वाले राज्य में हमेशा से ही चुनाव रक्त रंजित ही रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंगाल में चुनाव शांति से और बिना किसी हिंसा के निपट जाए।
ममता बनर्जी का शासन कटघरे में खड़ा रहा है और वहां अतिवादी लोगों का ऐसा प्रभाव रहा है कि शासन और सरकार उनके आगे नतमस्तक रहती है। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सोचा हो सकता है ये है कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बलों की आवश्यकता के बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर है और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया है, कहना सही नहीं है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग किसी भी बल की मांग नहीं कर सकता, लेकिन राज्य से अनुरोध कर सकता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश इसके विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ये पूछा कि जहां से बल आते हैं वो राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है, फिर याचिका कैसे विचारणीय है। मामले में एक प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे का कहना है कि राज्य में समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंडा तैनाती की वास्तविक चिंता नहीं है, लेकिन एजेंडा यह है कि केंद्रीय बलों को मत बुलाओ। गौरतलब है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे प्रदेश में की जाए। इसके लिए हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को केंद्र सरकार के पास आवेदन देने को कहा था। इसी पर राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है। दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है। संजय राउत भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके लिए एक कहावत हरदम फिट बैठती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा ही उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ भी किया। वो खुद तो अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन वो अब मोदी विरोध में इतने अधिक हाशिए पर आ गए हैं कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय हंसी उड़वाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। शायद राउत अपने साथ ही बाला साहेब की भी बेइज्जती करने के लिए तैयार हैं। आखिर कैसे, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर छिड़ी सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने यूएन को चिट्ठी लिखी। सांसद संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की। शिवसेना यानी यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हम इस मांग पत्र पर महाराष्ट्र के लाखों लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और उन्हें संयुक्त राज्य भेजेंगे। संजय राउत के मुताबिक दुनिया ने गद्दारी की कई घटनाएं देखी हैं और महाराष्ट्र के लोगों के साथ बीते साल ये हुआ। उन्होंने कहा जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 20 जून को गद्दार दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल रही एनसीपी ने भी ऐसी ही मांग की थी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये मांग पिछले साल आज ही के दिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत करने के मद्देनजर की है। आपको बता दें बीते साल 40 के करीब विधायकों की बगावत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया था। साथ ही उन्होंने ये चिट्ठी ऐसे समय में भेजी जब एक ही दिन पहले यानी 19 जून को शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना का अलग अलग स्थापना दिवस मनाया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में संजय राउत ने ये कहा कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। संजय राउत ने यूएन को लिखे पत्र में कहा कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के 40 विधायकों को लेकर बीजेपी की मदद से हमारी पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्हें 50-50 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने ऐसा तब किया जब हमारे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बीमार थे। इससे पहले राउत ने यह भी कहा था कि जल्द ही वो यूएन को पत्र लिखकर 20 जून को गद्दार डे मनाने की अपील करेंगे। इतना ही नहीं, राउत ने यह भी कहा था कि वो रावण की तरह 40 गद्दार पुतले जलाएंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।